एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और पिछला जो लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ था 1861 के भारत शासन अधिनियम पर। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे ले जाते हैं और इसका जो इम्पोर्टेंट जो अधिनियम है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग दो अधिनियम पढ़ेंगे, एक है भारत शासन अधिनियम 1892 और एक भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसको भारत शासन अधिनियम को पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 1857 का क्रांति हुआ और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था, बी.डी. सावरकर साहब भी बोले हैं। तो क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जिस तरीके से आपस में एकता का उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो एकदम उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और उन्होंने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाने का प्रयास किया और इसका असर अंग्रेजों पर पड़ा और अंग्रेज को ये लग गया कि अगर भारत पे शासन करना है तो हमें हिंदू और मुसलमानों को क्या करना होगा, अलग करना होगा। ठीक है, तो वो सब बातें हम लोग आगे जानेंगे। और 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा जो था वो फूट गया और अंग्रेजों से पूरा भारत के लोग नफरत तो पहले ही से करते थे, उसका विस्फोट हमको 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक बिल है जो आपको याद करके रखना है, इल्बर्ट बिल। ये बड़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इल्बर्ट बिल क्या है। तो इल्बर्ट बिल आया था 1883 में और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। इस इल्बर्ट बिल में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन एक अच्छा गवर्नर जनरल था भारत के लिए और इसको भारत का उद्धारक, यानी कि भारत का उद्धारक कही थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। याद रख लेना, इसको भारत का उद्धारक किसको मतलब रिपन को बोला गया था, यानी कि अच्छे गवर्नर जनरलों में से एक था। तो पूछेगा कि भारत का उद्धारक गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन, और ये बात किसने कहा था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इल्बर्ट बिल क्या था थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता था कि जैसे कि भारत में अंग्रेजी शासन था और जो भी अंग्रेज यहाँ के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर यहाँ रहते थे, वो जो भी मान लो गलत काम किए तो उसका मुकदमा जो है अंग्रेज न्यायाधीशों के पास जाता था। अब अंग्रेज न्यायाधीश अपने ही देश के अंग्रेज को सज़ा कैसे सुना सकता था, तो उसको गलती को भी लोग माफ़ कर देते थे। तो रिपन ने बोला, इल्बर्ट बिल लाया उन्होंने, और उसने बोला कि जो भारत में जो अंग्रेज़ रहते हैं अगर वो गलत काम करते हैं तो उनके मुकदमे की जो सुनवाई है वो भारत के न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा पहल रिपन ने लाया था, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोध के कारण इस इल्बर्ट बिल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एक तो भारत के लोग 1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेजों पर ऐसे ही काफ़ी गुस्सा में रहते थे, और दूसरा चीज़ इल्बर्ट बिल को रद्द कर दिया गया तो और गुस्सा में हो गए। यानी ऐसे ही बात हो गई, एक तो करेला अपने तीत और उस पर से चढ़ गया नीम का भीत। यानी पहले से लोग गुस्सा में थे और उस पर से इल्बर्ट बिल को भी क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो भारत में गुस्सा को शांत करने के लिए दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1892 को लाया गया, ताकि जो है भारत में जो कुछ हद तक भारतीयों को कुछ शक्तियां देने का प्रयास किया गया, खुश करने का प्रयास किया गया, और उसी खुश करने का प्रयास का नाम था भारत शासन अधिनियम 1892। चलो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। इसमें कहता है कि केंद्र और प्रांतों के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। जो केंद्र और प्रांतों का जो विधान परिषद था उसमें क्या कर दिया गया, सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया, और इसमें से 10 जो सरकारी, इसमें से 10 जो सदस्य होते थे गैर सरकारी सदस्य होते थे। ठीक है, आपको जो है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ना है ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछ चुका है, और यूपी पीसीएस क्या बहुत सारे पीसीएस के एग्जामों में, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा है। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में हुआ, भारत शासन अधिनियम 1892 में। अब ये अप्रत्यक्ष क्या होते हैं निर्वाचन, आपको पता है, जिसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है।
यानी कि हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जाकर भाग लेती है और उसको चुनने का काम करती है। और अब वो जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। यानी जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी अन्य का चुनाव करके उसको विजयी बनाते हैं, वो होते हैं अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जो है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि ये जो 10 गैर सरकारी सदस्य हैं इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से हुआ। और इनका चुनाव कौन करेंगे, नगर पालिका, जिला बोर्ड, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय के सदस्य। यानी कि इन लोगों को हमने चुना और ये लोग जो है ये अप्रत्यक्ष, ये लोग जो है 10 गैर सरकारी सदस्यों को चुने, तो हुआ कि नहीं, अप्रत्यक्ष। तो इस तरीके से ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि भारत में अप्रत्यक्ष प्रणाली की, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत होती है दोस्तों, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां से यहां तक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई दोस्तों। यानी कि आपको पहले ही बता दिए कि भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत जो जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था उसको शांत करने के लिए भारतीयों को कुछ शक्तियां दी गई। क्या दी गई भाई, तो विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने, यानी जो विधान परिषद के जो सदस्य होते थे पहले उनको प्रश्न पूछने का शक्ति नहीं थी, अब वो प्रश्न पूछ सकते थे। तथा जो भी बजट पेश करती थी सरकार उस बजट पर बहस भी करने की शक्ति दी गई। कौन से अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत, याद कर लीजिएगा। और दूसरा बात, ठीक है, उनको बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई, उनको प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई, मगर पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दी गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि काउंटर क्वेश्चन करने की मतलब उनको छूट नहीं दी गई। काउंटर क्वेश्चन करने का मतलब हुआ कि आप मतलब वो लोग जो भी बोलते थे उसका विरोध ही लोग करके क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछ सकते थे, जो लोग बोल दिए उसको मान लिए। तो याद रखना, पूरक प्रश्न पूछने का जो है अनुमति नहीं थी, इस बात को याद रखिएगा। तो अब इसमें दो बातें बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दी गई। तो याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो हम लोग आएंगे वो आएंगे भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो, मार्ले जो था भारत सचिव था लंदन में और भारत में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो, और इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। ठीक है, अब ये है अरुंडेल समिति। ठीक है, देखो बता देते हैं, अरुंडेल समिति बना और अरुंडेल समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा मोस्ट VVI बात है, ये मोस्ट VVI बात है कि मार्ले मिंटो अधिनियम किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ, तो अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब ऐसे भी एक आपको बात बता देते हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था कर्जन के समय। उस बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया 1911 के दिल्ली दरबार में, या घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। तो बंगाल विभाजन का जो रद्द भी होना था वो कौन से समिति के सिफारिश पर हुआ था, अरुंडेल समिति के सिफारिश पर हुआ था बाबू साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रख लेना, ये आपको एक नया फैक्ट आपको दिमाग में रखना होगा। तो मार्ले मिंटो अधिनियम जो बना अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, अगला बात कि पृथक निर्वाचक मंडल, ये काफ़ी, ये 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। इसको BPSC भी पूछ चुका है और बहुत सारे दरोगा में तो नहीं, लेकिन बिहार के चाहे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुका है कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कौन से अधिनियम में की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। भाई साहब, पृथक निर्वाचक मंडल को जानने से पहले समझिए कि मान लीजिए कि ये वार्ड है कोई, अभी बिहार में, अभी पटना में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं वार्ड का। तो मान लीजिए कि ये जो है ये वार्ड है और इस वार्ड में याद रखिएगा, मान लीजिए कि SC अनुसूचित जाति के लिए या OBC के लिए सीट रिजर्व है। तो उम्मीदवार तो खड़ा होगा SC ST या SC का या OBC का,
लेकिन वोट देने वाले सभी धर्म और जाति के लोग होंगे। लेकिन यहां पर कहा गया पृथक निर्वाचक मंडल, कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो भी मुसलमान होगा और जो वोट देगा वो भी मुसलमान होगा, यानी कि उसको हिंदू वोट नहीं दे सकता है। यानी कि भारत में रहकर अंग्रेज जो है हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना चाह रहे थे। और आपको बता दें 1857 की क्रांति के बाद जिस तरह 1857 की क्रांति में जिस तरह हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर अंग्रेजों को हालत ख़राब कर दिया था, अंग्रेज डर गए थे कि अगर ये एक हो गए भाई साहब तो यहाँ पर रहना क्या होगा, मुश्किल। तो हिंदू और अंग्रेजों में अलग भाव रखने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल आया था। आपको बता दें ये जो लॉर्ड मिंटो है साहब, ये लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मार्ले को खत लिखता है कि हम भारत में एक ऐसा सांप का बीज रोपने जा रहे हैं जिसका पेड़ इतना विषैला होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और सही में यही हुआ। 1909 में उनके द्वारा शुरू किया गया पृथक निर्वाचक मंडल 1947 आते आते ये वृक्ष ऐसा मजबूत हुआ कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। याद रखिएगा। खैर याद रख लेना, पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई, याद रखना कौन से एक्ट में, तो भारत शासन अधिनियम 1909 में। यहां पर देखो एक चीज हम लिखे हैं कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। तो यहां पर देखो हम लिखे हैं कि 1892 के भारत शासन अधिनियम में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहां पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं भाई साहब, कि वो कहेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तरीके से पूरक प्रश्न होते हैं। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम में। इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बताए थे कि जो सचिव होता था, उस भारत सचिव को सहायता और सलाह देने के लिए भारत परिषद बना था 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो भारत परिषद में याद रख लेना 15 सदस्यों में से पहले सभी अंग्रेज होते थे, लेकिन इस अधिनियम में 15 सदस्यों में 2 भारतीयों को नियुक्ति की गई, केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ डाला है, ठीक है। क्या पूछा है उसने कि भारत परिषद में 1909 के भारत शासन अधिनियम में के तहत भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम आपको क्या मारना है, केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी, इसको एकदम घोर के पी जाना। यानी कि भारत परिषद में 15 सदस्यों में 2 भारतीय रहे, केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इसको बीपीएससी ने पूछा है और 1-2 बार नहीं 2-3 बार पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जो है, आगे भी और प्रोविजन किए गए थे, हम उसको यहां पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए देखो ये इतना इंपॉर्टेंट 1909 का एक्ट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आगे क्या कहा गया, एक और बात कही गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और आपको बता दे, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है। आपको बताए थे कि गवर्नर जनरल को सहायता और सलाह देने के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता और सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल का परिषद होता था। और इस परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। यानी कि पूछे कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद में किस एक भारतीय को शामिल किया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। याद रख लेना भाई साहब। और इनको किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो इनको विधिक सदस्य के रूप में, यानी कि लीगल मेंबर के रूप में इनको क्या किया गया, शामिल किया गया। अगर आपसे पूछ दे कि गवर्नर जनरल की परिषद में एकमात्र भारतीय जिसको शामिल किया उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यह भी पूछा आपसे कि किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो विधिक सदस्य के रूप में, कानूनी सदस्य के रूप में इनको क्या किया, शामिल किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दोस्तों लॉर्ड की उपाधि दी गई। लॉर्ड, जैसे अंग्रेज लोग लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग उपाधि लेते थे ना, तो इनको भी लॉर्ड की उपाधि दिया। ये सभी आपके लिए VVI क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
और याद रख लेना, ये बीपीएससी 67 में पूछा हुआ है कि बिहार एक मतलब अंग्रेजी शासन में एकमात्र गवर्नर बनने वाले थे किसी प्रांत के, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये 67 अभी इसके जस्ट पहले वाले बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये किस प्रांत के गवर्नर बने? तो याद रख लेना, बिहार प्लस उड़ीसा, चूंकि बिहार और उड़ीसा उस समय जो था एक ही में था, तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गवर्नर बने, प्रांत के गवर्नर बने। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि एकमात्र गवर्नर बनने वाले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कहाँ के बने थे? याद रख लेना, बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत के गवर्नर बने थे। तो इतना बातें आप याद रखिएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम में। और आपको इसमें आपको एक बार और क्विक रिवीजन करवा देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। उस समय सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कौन से समिति के सिफारिश पर? तो अरुंडेल समिति के सिफारिश पर पृथक निर्वाचक मंडल बना था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। भारत परिषद में 15 सदस्यों में 2 भारतीय शामिल थे, केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया, उस भारतीय का क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कौन से सदस्य के रूप में शामिल किया गया? विधिक सदस्य। उनको लॉर्ड की उपाधि दी गई। और अंग्रेजी शासनकाल में एकमात्र भारतीय जो गवर्नर बने उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कहाँ के गवर्नर बने थे? उड़ीसा बिहार प्रांत के गवर्नर बने थे। इतना आप कर लोगे, 1909 का भारत शासन अधिनियम आपका पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको ये हम इस आज का टॉपिक वहीं क्लोज करते हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे का जो टॉपिक बचा हुआ है 1919 और 1935, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। मन लगा के पढ़िए और आप बीपीएससी को इस बार क्रैक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? और आने वाला दरोगा है उसका तैयारी भी आपका मजबूत होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।